नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पे। दोस्तों, और आज हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में। जानेंगे इसके आंदोलन के पूरे बैकग्राउंड के बारे में और क्या इस आंदोलन की उपलब्धि रही उसके बारे में। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। उसी के साथ खिलाफत आंदोलन इसको शुरू किया था 1919 से 1922 में। तो सबसे पहले हमें खिलाफत आंदोलन को जानना जरूरी है, उसके बाद असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि इसी के साथ बनते हुए चलेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 को जानना जरूरी है। 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसके अंदर क्या था? अंग्रेजों की मदद की मुसलमानों ने। किस लिए की? कि हमें कुछ अधिकार दिए जाएंगे अंग्रेज की तरफ से, हमारे खिलाफ, हमारे लिए कुछ कानून बनाए जाएंगे, हमारे जो कौम है, हमारी जो कम्युनिटी है मुस्लिम, उनके विकास के लिए कुछ कार्य किए जाएगा। तो इस हिसाब पे उन्होंने 1914 से 18 के बीच में इनकी मदद की। मगर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी के साथ जो खड़ा था वो ओटोमन साम्राज्य था, तुर्की। तुर्की के यहाँ पर एक पद था खलीफा का, और खलीफा वो पद था जिसे पूरे जो वर्ल्ड है उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जिसके आदेश का पालन करती थी। तो वो खलीफा का पद तुर्की जब हारा, क्योंकि ब्रिटेन जीता और तुर्की हारा, तो उसके में सेवरे की संधि थोपी गई। उस संधि के तहत यही था कि वो जो खलीफा का पद था उसे समाप्त कर रहे थे। तो उस पद को बहाल किया जाए, उस पद को वैसे का वैसे ही बना रहने दिया जाए, इसके लिए जो आंदोलन हुआ वो था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये मुसलमानों को भारत के अंदर कुछ अधिकार चाहिए थे, इसके लिए नहीं था। यह आंदोलन इसलिए था कि जो वो खलीफा का पद है तुर्की के अंदर जो खलीफा का पद है उसको समाप्त ना किया जाए, उसको बहाल किया जाए, इसके लिए खिलाफत आंदोलन हुआ। तो ये एक आंदोलन की पृष्ठभूमि हुई खिलाफत की। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन, इनकी पृष्ठभूमि तैयार हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जो इससे पहले मैंने आप एक लेक्चर डाला है, उसके अंदर इसके बारे में पूरा वीडियो में है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ। उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बदले में असहयोग आंदोलन हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, और 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो असहयोग नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सरकार का सहयोग ना करना। सरकार यहाँ पर कौन है? ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का ही शासन चल रहा है। तो सरकार में जितने भी तंत्र में जितने भी लोग हैं वो सारे ब्रिटिश हैं, इंडियन भी हैं मगर ब्रिटिश है, तो इसलिए सरकारी का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश से है। तो असहयोग आंदोलन होगा वो सरकार के खिलाफ होगा। तो इसका बैकग्राउंड में 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो जनरल डायर को और जो लोग उसमें शामिल थे उस हत्याकांड में, उन लोगों की सजाएं दी जानी थी, वो अंग्रेजों ने नहीं दी। खिलाफत कमेटी बनाई, जो हंटर आयोग बनाया गया, उस आयोग ने भी लिपापोती करके इस मामले को टाल दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, जनरल डायर के इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के किया, जबकि सारा कृत्य जानबूझ के किया गया था। तो इस आधार पर इन्होंने असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया कि सरकार का अब हमें सहयोग नहीं करना है, अब हम सरकार का बॉयकॉट करेंगे, हम सरकार की सारी चीज़ों का एक तरीके से उसका विरोध करेंगे। तो 13 अप्रैल 1919 की घटना सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी घटना ने ही सारी क्रांतिकारी जैसी पूरा जो चक्र है उसको चेंज करने का काम इसी ने किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर हो गई 1 अगस्त 1920 को हुई। इससे सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि गर्म दल के जो नेता थे सबसे प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, इससे एक दिन पहले 31 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस दिन क्या था, शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया एक तरीके से, और यहाँ पर अपना असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई बड़ी दुखद परिस्थितियों के अंदर ही हुई। तिलक स्वराज फंड का निर्माण किया गया, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए के करीब की धनराशि आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद इकट्ठा हो गई। तो इतना बड़ा नाम था बाल गंगाधर तिलक का। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले सरकार गांधी जी ने अपील की कि हम सरकारी जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सरकारी जितने अपने न्यायालय हैं, उनका हम बॉयकॉट करेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम उसका पूरा नहीं करेंगे। इसके अंदर जो मेन कार्यक्रम था वो था विदेशी कपड़ों की होली जलाने वाला, जो सबसे प्रमुख इसके अंदर हुआ। इसमें जो वकील थे बड़े बड़े मेन, वो बाल गंगाधर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के भाई, वो शामिल थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये इतने बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद की जो उपाधि दी गई थी उसको त्याग कर शुरू किया। तो इस तरीके से इन्होंने असहयोग की नीति अपनाई।
स्कूल कॉलेजेस के लिए असहयोग की नीति अपनाई गई, क्योंकि छात्रों से कहा गया कि आप सरकारी कॉलेजों में ना जाएं, स्कूलों में ना जाएं। तो काशी विद्यापीठ देखेंगे आप, गुजरात विद्यापीठ होगी, जामिया मिलिया इस्लामिया होगी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, ये सारे असहयोग आंदोलन की ही देन है जो यूनिवर्सिटीज आप हम देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों किसके खिलाफ है? दोनों ही अंग्रेज के खिलाफ हो रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा खिलाफत आंदोलन का तो यह था कि तुर्की से पद समाप्त ना किया जाए, और असहयोग आंदोलन तो भारत के लिए यह था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो आप अंग्रेज का साथ दे रहे हैं, यानी अन्याय का साथ दे रहे हैं, न्याय का नहीं दे रहे हैं, और आपको जिन लोगों को सजाएं देनी चाहिए आपने उनको छोड़ दिया है एक तरीके से, तो उसके विरोध में हो रहा था असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया ताकि देश के अंदर एकता का सूत्र बने। और इसी आंदोलन से आप देखेंगे कि जो 1922 तक का टाइम है वो हिंदू मुस्लिम एकता का टाइम सबसे बड़ा यही है, असहयोग आंदोलन का। इसमें आप देखेंगे हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलजुल कर इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और अंग्रेजों की एक तरह की सारी नीतियों में विरोध किया। और अब अंग्रेजों को आप देखेंगे कि अंग्रेज फूट डालो रात करो की नीति जो अपना रहे थे, उस नीति को तोड़ने का इन्होंने बड़े अच्छे से काम किया। तो असहयोग आंदोलन तो धीरे धीरे चलता रहा, मगर इसकी सारी चीजें एकदम सही थी, मगर आंदोलन 2 साल के करीब खिंच गया था और आंदोलन में थोड़ी स्थिरता भी आ चुकी थी। अब इसी के बीच में क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि बिहार के गोरखपुर एरिया में पड़ता है, चौरी चौरा, वहां पर क्या हुआ, एक भीड़ जा रही थी, भीड़ में वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, जुलूस था। अब अंग्रेज इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा कार्य हो तो हम इनको जेल में डालें या कुछ करें। तो उसी बीच में वंदे मातरम का नारा लगाने पे लोगों ने उस भीड़ पर, जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उस भीड़ पर आक्रमण कर दिया। अब वो भीड़ इतनी गुस्सा में आई, वो सारे पुलिस वाले भाग के पुलिस चौकी के अंदर गए, ये भीड़ भी भागते भागते उनके पीछे पीछे आई। अब उन्होंने पुलिस चौकी के अंदर अपना कुंडी लगा के बंद हो गए अंदर। अब इस भीड़ ने क्या किया, इन्होंने 5 फरवरी की बात है, उसके अंदर 21 पुलिस वाले कह जाते हैं, कहीं पर आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे आते हैं, मगर 21 पुलिस वाले और एक उनका मेन अधिकारी था, उन सबको बंद उस थाने के अंदर आग लगा के मार दिया गया। तो ये खबर की घटना महात्मा गांधी को कुछ दिन बाद ही पता चल गई, 2 दिन बाद ही। मगर उन्होंने 12 फरवरी को जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो 12 फरवरी 1922 को यह कह दिया कि असहयोग आंदोलन मैं वापस लेता हूं। अभी भारतीय जनता में इतनी चेतना का विकास नहीं हुआ है कि वो असहयोग की नीति को अपना सके, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, यानी हिंसा में वो विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमें और विकास करने की जरूरत है ताकि हम असहयोग को अपना सके, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को अचानक से वापसी ले लिया। अब आंदोलन तो वापसी लिया, इससे क्या हुआ, देश के जितने भी राष्ट्रवादी नेता आए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि हाँ आंदोलन तो बहुत अच्छा चल रहा है, 2 साल सबने बॉयकॉट किया है, सबने स्कूल छोड़े हैं, इतना बड़ा जितना भी नुकसान हुआ है विद्यार्थियों का, जितने भी इस आंदोलन में जुड़े उनका उनका क्या होगा। तो कहीं तो आप ये भी देखने को मिलेगा कि ये आंदोलन जो हुआ वो क्या था कि लंबा टाइम चलने के बाद एक आंदोलन में गिरावट आती है। तो इस गिरावट को देखते हुए महात्मा गांधी का ये निर्णय ठीक था कि आंदोलन छोड़ दिया जाए, ठीक है, ताकि हम किसी दूसरे आंदोलन पर और बड़े तरीके से तैयारी करेंगे और फिर सरकार को घुटने के बल रहेंगे। एक तो ये पॉइंट दिया जाता है, दूसरा एक पॉइंट और दिया जाता है इसको असहयोग आंदोलन को मतलब हटाने में, कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन स्थगित किया 12 फरवरी 1922 को, तो इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, मगर जितने भी वो क्रांतिकारी नेता थे उनमें से एक है अधिकतर को गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी मुकदमा किसी पे नहीं चला। एक महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें भी 5 फरवरी 1924 में छोड़ दिया गया, जबकि 6 साल की उनको सजा दी गई थी। उनकी तबीयत खराब थी तो उनको बीच में छोड़ दिया गया। तो असहयोग आंदोलन में ये नीति अपनाई गई, बाइकआउट किया, बहिष्कार किया। खिलाफत आंदोलन कैसे खत्म हुआ, तो खिलाफत आंदोलन का खत्म होने का मेन कारण था तुर्की के अंदर कमाल पाशा के जो वहां पर के नेता थे, लीडर थे, उन्होंने वहां पर क्रांति कर दी। अब यहाँ पर तुर्की का पद ऑटोमेटिकली हट गया, क्योंकि क्रांति अब तुर्की के खुद ही मुस्लिम एक व्यक्ति ने की थी, तो वहां पर क्रांति हो गई। और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन, तो जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तो इसके पीछे पीछे ही खिलाफत आंदोलन में खुद ब खुद ही समाप्त हो गया। तो यहाँ से ये दोनों आंदोलन की समाप्ति हुई। अब आपको मेन समझना ये है कि खिलाफत आंदोलन से क्या हमें कुछ फायदा हुआ। तो सबसे पहले इसके फायदे की जो मोटी मोटी बात करें तो आप ये देखेंगे देश में एकता का एक बंधन इसके अंदर, इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया,
खादी जो वस्त्र थे, खादी के जो कपड़े थे, क्योंकि गांधी का नारा था चरखा घर घर में होना चाहिए, वो चीज़ों को बढ़ावा मिला। अब खादी के वस्त्रों का उपयोग सबसे ज़्यादा होने लगा। ठीक है, क्रांतिकारी जितने भी थे वो खादी का उपयोग करने लग गए। कांग्रेस अब किसानों की और मजदूरों की पार्टी भी हो गई। इसके अंदर अब किसान मजदूर और छात्र छात्र वगैरह भी अब इस पार्टी के अंदर खूब जुड़ गए। ठीक है, तो अब ये जन जन की पार्टी हो गई एक तरीके से, पूरी की पूरी असहयोग आंदोलन। गांधी को विश्व विश्व के साथ साथ अब भारत में तो ख्याति थी, विश्व में भी ख्याति प्राप्त हो गई उनको और ज्यादा। अब भारत में असहयोग और जितनी भी नीतियां इससे चलेंगी, सबन्य अवज्ञा आंदोलन, वो सब इसी की देन होगी। महात्मा गांधी उस पर कार्य आगे करते हुए जाएंगे। और असहयोग आंदोलन का जो सबसे मेन पर्पज यही था कि इसमें महिलाओं ने भाग लिया। इसमें वे लोग भी शामिल हुए जो अब तक राजनीति से जुड़े नहीं थे। मजदूरों और किसानों का किसी आंदोलन में आना एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले आप देखेंगे जब महात्मा गांधी का कांग्रेस में आगमन नहीं हुआ था, तो ये पार्टी सिर्फ अमीरों की ही पार्टी थी। अमीर लोग जो थे, कुलीन वर्ग के, वही लोग इस पार्टी के अंदर आते थे। वैसे कोई नॉर्मल इंसान इस पार्टी में नहीं था। इसके अंदर सिर्फ पढ़े लिखे आते थे। अब इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी इसकी कांग्रेस की शाखाएं खोल दी गई थी इस टाइम तक में। अब हर जगह एक तरीके से कांग्रेस की ब्रांचेस थी, और उसमें इनके जो भी सहयोगी थे उनकी जनसंख्या भी इसमें अब बढ़ चुकी थी। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो फरवरी के अंदर इस आंदोलन को लिए वो स्थगित किया गया, उसके पक्ष में और विपक्ष में भी तर्क मैंने आपको दे दिया। तो विपक्ष के कुछ तर्कों में एक ही है कि मोतीलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी, स्वराज पार्टी का निर्माण कर दिया कि गांधी जी ने ऐसे कैसे आंदोलन को एकदम बीच से स्थगित कर दिया, अभी तो आंदोलन अपने चरम पे पहुंचना था। इस तरीके की भी प्रतिक्रियाएं हमें इस आंदोलन के अंदर देखने को मिली जब ये समाप्त हुई। तो दोस्तों, कुल मिला के आप ये समझेंगे कि असहयोग आंदोलन एक तरीके से सफल तो हुआ नहीं, क्योंकि गांधी चाहते थे कि एक साल के अंदर हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाए, मगर एक साल में स्वराज तो हमें मिला नहीं। मगर इसने क्या किया, इसने देश की एक तरीके से नई पार्टियां तो दी दी, मगर देश की बागडोर में इन्होंने अपना जो योगदान था वो तो दिया। क्योंकि आज़ादी तो एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, लंबा चलने वाला प्रोसेस है। उसके बाद भी आप देखेंगे कुछ साल बाद महात्मा गांधी फिर आएंगे और फिर एक नया आंदोलन करेंगे, और इस तरीके से आंदोलन होते 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 1947 तक पृष्ठभूमि बनेगी भारत को आज़ादी दिलाने की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।